अस्सलाम मुबीन। अच्छा यार, हमने कल ये डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ डिडक्शंस जो हैं वो आपको अलाउ हैं कि आप वो डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस आपको बेसिकली अलाउ हैं जिससे आप अपनी रेंटल इनकम को कम कर सकते हो। वो एक्सपेंसेस कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा था कि रिपेयर और टू अ बिल्डिंग एंड अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो है, ये एक अमाउंट है जिसको आप डिडक्शन के तौर पे अपनी रेंटल इनकम में से लेस कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके ऊपर हमने कहा था कि ये जो रिपेयर अलाउंस है ये अलाउ नहीं होगा जहाँ पे खाली प्लॉट जो है वो रेंट पे दिया हुआ हो। ठीक है। और ये जो रिपेयर अलाउंस है ये तब भी अलाउ नहीं होगा जब फोरफिटेड डिपॉजिट रिसीव हुआ हो इन केस ऑफ ओपन प्लॉट या लैंड। ठीक है। ओपन प्लॉट या लैंड की सूरत में भी अगर आपको फोरफिटेड डिपॉजिट आ रहा है तो उसके ऊपर भी आप 1/5 जो है वो नहीं लोगे एज डिडक्शन ऑफ रिपेयर अलाउंस। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने कहा था कि रिपेयर अलाउंस विल बी अलाउड इन केस ऑफ फोरफिटेड डिपॉजिट इन केस ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ हाउस या बिल्डिंग। मतलब फोरफिटेड डिपॉजिट अगर बिल्डिंग के अगेंस्ट हो तो उसके ऊपर आप ले सकते हैं। ये क्लियर हो गया था मोबिल? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो या आपने पे करना हो इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग। अगर आपकी बिल्डिंग है और वो रेंट पे आपने चढ़ाई हुई है, उसके बिल्डिंग की जो है ना वो इंश्योरेंस करवाई हुई हो आपने, तो उसकी एक अमाउंट होती है जिसको हम कहते हैं प्रीमियम। ये मंथली भी देते हैं, क्वार्टरली भी देते हैं, 6 मंथली जो है यानी सेमी एनुअली उस तरह भी दे सकते हैं और एनुअली भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एक बिल्डिंग है जिसकी आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो आपको इजाज़त है कि आप अपने रेंट की इनकम में से पूरे का पूरा लेस कर दो। अच्छा, अब ये जो हम डिडक्शंस पढ़ रहे हैं ना, इनका मकसद क्या है कि जो बंदा रेंटल इनकम कमा रहा है ना उसको कुछ खर्चे उसमें से लेस करने की इजाज़त दी जाए ताकि उसका टैक्स थोड़ा कम हो सके। देखो, अगर आप 100 रुपये रेंटल इनकम कमा रहे हो और आपको 100 रुपये के ऊपर कोई डिडक्शन अलाउ ना हो तो आपको 100 रुपये के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। से हम कहते हैं कि आपका रेट जो है ना वो 15% है, तो आपको 15 रुपये 100 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी इनकम से जो आपकी आ रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जो आपके इनकम है उसके ऊपर आपको 15 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी इनकम है 100 रुपये की और उसमें से कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। अच्छा, अब अगर हमें जो है ना वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कुछ डिडक्शंस अलाउ कर दी जाएं तो 50 रुपए की से डिडक्शंस हम कर सकते हैं। तो अब देखो, अब आप 100 के ऊपर 15% नहीं लगाओगे, 100 में से 50 रुपए लेस करके बाकी 50 के ऊपर जब 15% लगाओगे तो वो मेरे ख्याल में बनेगा 7.5। इसका मतलब यह है कि 7.5 जो है वो आपको एडवांटेज मिल गया कि आपका टैक्स कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपको डिडक्शंस अलाउ कर दी। तो ये टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए कुछ डिडक्शंस अलाउ की गई हैं जिसमें से अभी हमने पहले पढ़ा कि 1/5 जो है एज रिपेयर के तौर पे आपको इजाज़त है कि आप उसमें से निकाल सकते हो, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है क्योंकि वहाँ पे कानून में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ ये इजाज़त है। तो इसका मतलब ये है कि आप ओपन प्लॉट में से रिपेयर के चार्जेस को लेस नहीं कर सकते, रिपेयर अलाउंस उसमें से डिडक्ट नहीं कर सकते। सेम यही, क्योंकि फोरफिटेड इनकम जो होती है, फोरफिटेड डिपॉजिट जो होता है वो भी हमारा रेंटल इनकम की तरह ट्रीट होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में ही इनकम के तौर पे लिया जाता है। तो उस केस में भी अगर तो वो फोरफिटेड डिपॉजिट जो है वो ओपन प्लॉट या लैंड के लिए है तो उसमें से भी इजाज़त नहीं है। ठीक है, हाँ, बिल्डिंग में से आप कर सकते हो। सेकंड जो हमने पढ़ा
कि जो आप डिडक्शन कर सकते हो वो है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि आपने पे कर दिया हो या पे करना हो, लेकिन उस साल से लिंक कर रहा हो जिस साल की आप अपनी प्रॉपर्टी से आई हुई इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये भी इजाज़त है कि आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे का पूरा लेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये देखो, आप ये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड या पेएबल लिखा हुआ है, तो इसमें अलाउंस का वर्ड यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल की बात कर रहा है कि जितना आपका बनता है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, वो सारे का सारा उसमें से आप लेस कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है लोकल टैक्स, सॉरी लोकल रेट टैक्स चार्ज और सेस पेड और पेएबल ऑन प्रॉपर्टी और द रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी टू एनी लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट इन ईयर एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स। ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स मैंने खुद लिखा है। अच्छा, आप अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रखी हुई हो ना, तो प्रॉपर्टी के ऊपर ना कुछ और टैक्सेस भी लग रहे होते हैं, जिसकी एक एग्जांपल जो है ना वो है प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है कि आप जिस एरिया में प्रॉपर्टी आपकी है उस एरिया की, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, कुछ जो है ना टैक्स दे रही होती हो कि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी रखी हुई है तो उसे उसके ऊपर टैक्स है। अच्छा, ये टैक्स दो तरह से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर टैक्स वो ले रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट, वहाँ की लाहौर की अथॉरिटी है, कोई रेवेन्यू अथॉरिटी है, या यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, वो आपको ये कह सकते हैं कि यार आपकी इतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी है, 5 मरले की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर इतना प्रॉपर्टी टैक्स देना है। या अगर आपने रेंट पे चढ़ाई हुई है तो इस बेसिस के ऊपर भी रेंट के हिसाब से कि अगर आप इतना रेंट ले रहे हो तो इसके ऊपर इतना टैक्स देना है, वो टैक्स ले सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लोकल रेट। रेट का मतलब भी टैक्स ही है। ठीक है, लोकल टैक्स का मतलब भी टैक्स ही है, चार्ज का मतलब भी टैक्स ही है, और सेस का मतलब भी टैक्स ही है। ये टैक्स के ही डिफरेंट जो है ना वो नाम है, ये जो जितने भी यूज हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई लोकल अथॉरिटीज को इनकम टैक्स के अलावा कोई और टैक्स दिया हुआ है, से प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है, तो उस सारे के सारे जो आपने टैक्स दिया हुआ है उस सारे के सारे को आप अपनी इनकम में से लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ बेशक नोट कर लो कि नॉर्मली आपका एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो आप दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब ये भी एक्चुअल बेसिस के ऊपर है कि जितना आपने टैक्स दिया है या जितना आपने देना है, लेकिन उस टैक्स ईयर से रेलेवेंट है वो, तो वो आप सारे का सारा लेस कर सकते हो। अब जरा गौर करना है आपने, जब रिपेयर की बात हुई तो वो अलाउंस था। ठीक है, तो अलाउंस फिक्स कर दिया कि हमेशा आपने 1/5 लेना है। ठीक है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम की जब बात की तो ये पेड या पेएबल की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो आप दोगे वो आप उसमें से लेस कर सकते हो। और ये जो लोकल टैक्स है इसका भी पेड और पेएबल की बात की है। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल होगा वो आप इसमें से लेस कर सकते हो, यहाँ पे अलाउंस का जिक्र नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल फॉर दी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये ग्राउंड रेंट क्या होता है? अच्छा, ये बेसिकली ना ग्राउंड रेंट जो होता है वो एक ऐसा रेंट होता है कि से ये मिस्टर ए, ठीक है, इसके पास एक प्लॉट है। ठीक है, मिस्टर ए का प्लॉट है, मिस्टर बी जो है इसके पास कोई प्लॉट नहीं है। ठीक है, मिस्टर ए के पास जो प्लॉट है ना वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, मतलब फार्क पड़ा हुआ है वो। शायद उसके पास अभी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के पैसे नहीं है, या उसको लगता है कि यार मैं कंस्ट्रक्शन ना भी करूं तो भी मेरा काम चल रहा है, सो वो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाह रहा। अच्छा, मिस्टर बी के पास बजट है कि वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, बट उसके पास प्लॉट नहीं है। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे प्लॉट के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन करूंगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करके ना हम इसको रेंट पे चढ़ा देंगे, यहाँ पे इस प्लॉट पे जो भी हम घर बनाएंगे बिल्डिंग बनाएंगे उसको रेंट पे चढ़ा देंगे। तो जो रेंट आएगा ना वो मैं ले लूंगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारा प्लॉट है तो तुम्हें मैं इस ग्राउंड का रेंट दे दिया करूंगा। ठीक है, अब हुआ क्या है, मिस्टर ए जो है वो
उस प्लॉट का ओनर है, बट उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनने जा रही है वो मिस्टर बी की है। ठीक है, तो मिस्टर बी ही रेंट पे चढ़ाएगा बिल्डिंग को, और रेंट भी कलेक्ट करेगा जितने भी टेनेंट होंगे, उसके किराएदार होंगे उनसे। लेकिन मिस्टर ए का क्योंकि प्लॉट है या ग्राउंड मिस्टर ए का है, तो वो कुछ रेंट मिस्टर ए को दे दिया करेगा एज ग्राउंड रेंट। क्लियर मुबीन? अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें आप ग्राउंड रेंट पे कर रहे हो, और आपने प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे चढ़ाई हुई हो, बिल्डिंग जो आपने बनाई हो लेकिन ग्राउंड किसी और का हो, तो जो ग्राउंड रेंट आप पे करोगे या पे करना है आपने एक्चुअल बेसिस के ऊपर, वो आप अपनी इनकम में से लेस कर सकते हो। अच्छा, ये लॉजिकल भी बनता है ना, देखो अगर उसने रेंट इनकम कमाई है, तो उसका एक खर्चा भी तो है ना, कि उसकी वो सारी की सारी इनकम तो नहीं है, ग्राउंड का रेंट तो उसने देना है असल ओनर को। सो उसको हमारा कानून इजाजत देता है कि आप उसको भी लेस कर लो। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा एक डिटेल वाली एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। मिस्टर अकू खान हैज अ पीस ऑफ लैंड। मिस्टर अकू के पास एक लैंड का पीस है। मिस्टर जक्कू पंजाबी वांट टू कंस्ट्रक्ट हाउस ऑन दैट लैंड। ठीक है, अब ये लैंड किसकी है? मिस्टर अक्कू की है, और मिस्टर जक्कू जो है वो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना चाह रहा है। ठीक है, और उसको इजाज़त मिल गई, उसने अपना वहाँ पे घर बना दिया। ठीक है, अब घर किसका है? मिस्टर जक्कू का है। लैंड किसकी है? मिस्टर अक्कू की है। ठीक है, अब मिस्टर जक्कू जो है वो अक्कू को ग्राउंड रेंट पे किया करेगा 30,000 का हर मंथ। ठीक है, अब मिस्टर जक्कू जिसने बिल्डिंग बनाई थी, उसने जो घर बनाया था वो रेंट पे दे दिया मिस्टर पक्कू को। ठीक है, और उससे जो मंथली रेंट आ रहा है वो आ रहा है 70,000 पर मंथ। ठीक है, नो अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये जो 70,000 इनकम में जाना है, से ये जो उसकी इनकम बननी है वो 70,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की बन गई। मल्टीप्लाई करना यार इसको 12 से। 8 लाख। 40। ओके, ये आ गई उसकी रेंटल इनकम। ठीक है, अब ये उसकी इनकम थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें से इजाजत है उसको कि वो लेस कर दे ग्राउंड रेंट। ठीक है, तो वो ग्राउंड रेंट कितना है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ये भी कैलकुलेट करना। तो ये बने 3,60,000। 3 लाख। 60,000। ओके, तो ये इसमें से लेस करेगा, तो फिर इसके पास जो वैल्यू बचेगी वो अब ये टैक्स के लिए ऑफर करेगा गवर्नमेंट। क्लियर? ये जो ऊपर सर ये जो ऊपर 30,000 पर मंथ है, ये आपने क्यों? जी, ये जो ऊपर 30,000 पर मंथ है, ये आपकी क्यों नहीं दी? जितना लिखा हुआ कि मिस्टर आर। ये वाला। जी। यार ये ग्राउंड रेंट है ना, जिसकी जमीन थी, जिसके ऊपर बिल्डिंग बनाई है, उसने भी तो कोई ना कोई फायदा लेना है ना, उसकी जमीन है, तो ये ग्राउंड रेंट है हर महीने जो उसने देना है। और बिल्डिंग बना के जो उसने रेंट पे चढ़ाई है उसका उसको 70,000 आना है, जिसमें से 30,000 उसने लैंड के ओनर को दे देना है। तो वो जितना लैंड के ओनर को देना है उसको ग्राउंड रेंट कहते हैं, वो भी सारे का सारा इजाजत है कि आप उसमें से जो है ना वो डिडक्ट कर लो। सर यानी कि इसके अंदर 70,000 अलग है, 30,000 अलग है। हाँ ना, यार ये जरा एक सेकंड, ये ना देखो, इसको पढ़ो एक दफा इस एग्जांपल को। इस एग्जांपल में ना 3 लोग हैं।
सर घर तो आपको नहीं अपना बनाना था ना, कि स्टेटमेंट लिखे कि फाइनली ही कंस्ट्रक्टेड हिज ओन हाउस। यार उसकी उसने लैंड, उसने जो बिल्डिंग बनाई ना, वो उसकी अपनी थी, लैंड नहीं थी उसकी अपनी। यानी उसके लैंड ग्राउंड लैंड दिया 13,000 का हाँ, आपको, और ये फिर देखो, मिस्टर, ये अब तीन है ना, ये किराएदार है, टेनेंट है, इसने इसको दिया 70,000। ठीक है, इसने तो वहां पे किराए पे रहने आया ना, इसको नहीं पता कि भाई ये लैंड इसकी है या इसकी सिर्फ बिल्डिंग है। इसने 70,000 दिया है उस पूरे घर का इंक्लूडिंग लैंड। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने कहा भाई मेरी तो सिर्फ बिल्डिंग है, ठीक है, जो लैंड है ना मैं उसका रेंट इसको दिया करूंगा। ठीक है, चाहे ये आगे देता या ना देता रेंट पे, इसने इसको तो लैंड के अगेंस्ट देने ही देना था 30,000। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि इसकी इनकम आ रही थी 70,000, जिसमें से 30,000 का ग्राउंड रेंट दे रहा था ये। ठीक है, तो वो जो ग्राउंड रेंट देना है ना आपने, उसको अपनी इनकम में से लेस कर सकते हो। यानी कि जो थर्ड पर्सन आया है उसने 70,000 जिसकी बिल्डिंग है उसको रेंट दे रहा है, और 30,000 जिसकी ग्राउंड है। हाँ, यहाँ पे ग्राउंड रेंट आ गया ना, मतलब वो आपको ज्यादा था कि आप उसमें से लेस कर सकते हो। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल बेसिस पे ग्राउंड रेंट जितना आप दे रहे होगे या दोगे, वो भी आपको इजाजत है कि आप लेस कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है कि एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन एनी मनी बोरोड टू acquire, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको जरा गौर से पढ़ना, मतलब आपके पास जमीन है, ठीक है, आपने उसके ऊपर घर बनाना है, आप क्या कर सकते हो, अपने किसी रिश्तेदार से या अपने किसी दोस्त से कर्जा ले सकते हो। ठीक है, वो कर्जा जो आप लोगे, अगर उसके ऊपर आप कोई सूद दे रहे हो, ठीक है, उसको प्रॉफिट ऑन डेट भी कहते हैं, यहाँ पे खाली प्रॉफिट का वर्ड यूज हुआ है, वही मतलब है। इंटरेस्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आप कोई सूद दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, प्रॉफिट ऑन डेट दे रहे हो, ठीक है, किस मद में कि आपने कोई पैसे बोरो किए हैं, उधार लिए हैं, ताकि आप एक्वायर कर सको कोई घर, घर बना बनाया खरीद सको, या कंस्ट्रक्ट कर सको, कोई कंस्ट्रक्शन करवा सको घर पे, रेनोवेट करवा सको, उसकी ज़रा रेनोवेशन हो जाए, ज़रा अच्छा हो जाए, या एक्सटेंड करवा सको, या उसको आपने 2 से 3 स्टोरियां बनानी है, या रिकंस्ट्रक्ट करवा सको, पहले वाली बिल्डिंग खराब हो गई थी उसको तोड़ के दोबारा से कंस्ट्रक्शन करवानी है। किसी भी सूरत में अगर आप कर्जा ले लो, उस कर्जे के ऊपर जो आप सूद दोगे, ठीक है, सूद दे रहे हो, और ये कर्जा ले किससे रहे हो, फ्रेंड से ले रहे हो या रिलेटिव से ले रहे हो, मतलब आसान अल्फाज में अदर देन बैंक, अगर आपने बैंक के अलावा किसी से कर्जा लिया है और उसके ऊपर आप सूद दे रहे हो, तो वो जो सूद है उसको भी अपनी रेंटल इनकम में से लेस करने की आपको इजाजत है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कहता है इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेट, एक्सटेंडेड और रिकंस्ट्रक्टेड, अब ये सेम वही बातें जो ऊपर लिखी हुई थी, with capital contributed by House Building Finance Corporation or a scheduled bank, ठीक है, या scheduled bank, the share in the rent share toward the appreciation in the value of property। अच्छा, अब इसको समझना है। अच्छा, आप ना अपना घर खरीदना चाह रहे हो, या आपके पास प्लॉट है उसके ऊपर आप घर बनाना चाह रहे हो, या बने बनाए घर को रेनोवेट करना चाह रहे हो, उसमें ज़रा पेंट वूंट करवाना चाह रहे हो, या कोई जो है ना, जो चीज़ें टूटी हुई हैं, उनको बेहतर करवाना चाह रहे हो, या एक्सटेंड करवाना चाह रहे हो, एक स्टोरी था आप इसको डबल स्टोरी बनाना चाह रहे हो, या रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हो, जो पहले घर है उसको तोड़ के नया घर बनाना चाह रहे हो, और आप उसके लिए जो पैसा है वो कहाँ से ले रहे हो, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या स्केजुअल बैंक या शेड्यूल बैंक से आप पैसे ले रहे हो,
ये जो शेड्यूल्ड बैंक है ना, ये जितने भी हमारे बैंक है ना, ये सारे उसमें आ जाते हैं। आप HBL से ले लो, UBL से ले लो, मेज़ान बैंक से ले लो, ABL से ले लो, ठीक है। किसी भी बैंक से आप पैसे ले रहे हो, या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउस का क्या मतलब है, घर, बिल्डिंग का मतलब है कि आपने उसके ऊपर बिल्डिंग करवानी है, फाइनेंस कॉरपोरेशन का क्या मतलब है, वो इदारा जो आपको कर्जा देता है ताकि आप अपना घर बना सको। ये भी एक किस्म का बैंक की तरह ही काम कर रहा होता है, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए बनाया गया है कि लोगों को ये कर्जे देगा ताकि वो घर बना सकें, घर की कंस्ट्रक्शन कर सकें, घर खरीद सकें, ठीक है। तो अगर आपने किसी बैंक से पैसे लिए हैं, ठीक है, या आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से पैसे लिए हैं, यहाँ पे आप उसको वो लोन नहीं कह रहा, वो कह रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है इन दोनों ने, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस ने या स्केजुअल बैंक ने। मतलब आपने कर्जा लिया है, वो एक किस्म की कंट्रीब्यूशन समझी जाएगी घर के बनाने में या घर के खरीदने में। और उसके एवज आप नॉर्मली दे रहे हो तो सूद, लेकिन अगर उस सूद को नाम दे दिया जाए कि जितना इस घर से रेंट आएगा ना, उसका कुछ हिस्सा हम बैंक को दे देंगे, ठीक है, बैंक को कुछ हिस्सा रेंट का देना है। या कह दो कि शेयर टुवर्ड द एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब है बढ़ना, ठीक है। बढ़ने से मतलब क्या है कि देखो, बैंक कहता है, अगर आप एक सिचुएशन में बैंक के पास जाओ, मैं बैंकर हूँ, आप मेरे पास आए हो, आप मुझे कहते हो यार मुझे कर्जा दे दो, ठीक है, मैं एक घर खरीदना चाह रहा हूँ, और ये वो घर है, ये उसके कागजात है। मैं आपको कहता हूँ कि देखो, घर के लिए कर्जा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं ना कुछ आपके घर में इन्वेस्ट कर देता हूँ, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देता हूँ आपके घर में, ठीक है। अब क्या है, इसका हिस्सा दोनों का हो गया, मतलब मैं भी इसमें एक किस्म का हिस्सेदार हूँ, आप भी इसमें हिस्सेदार हो। तो आप मुझे कहते हो अच्छा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको सूद दूंगा। मैं कहता हूँ दोगे आप मुझे सूद ही, लेकिन मैं इसको सूद का नाम नहीं दूंगा, सूद जरा अच्छी टर्म नहीं लगती मुझे, ठीक है। इस्लाम में सूद मना है, तो मैं इसको सूद का नाम नहीं दूंगा। मैं इसको ये कहूंगा कि आप जब घर खरीद लोगे तो आप उसको रेंट पे दोगे, तो रेंट का कुछ हिस्सा आपने मुझे देना है। क्यों? क्योंकि मैंने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है आपके घर में, ठीक है। तो ये सूरत भी हो सकती है। आप कहते हो कि यार नहीं, मैं ना रेंट पे देना ही नहीं चाह रहा, मैं तो इसमें खुद रहूंगा। मैं कहता हूँ अच्छा चलो ठीक है, तुम रहोगे ना, लेकिन तुम 10 साल यहाँ पे रहते हो, तो कल को देखो इसकी वैल्यू घर की बढ़ती जाएगी, और ओनर भी तुम समझे जाओगे। तो जितनी इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी ना, मुझे कुछ उसकी वैल्यू तुमने हर महीने दे ही जाना है या हर साल देते जाना। अब ये एक्चुअली इंटरेस्ट ही है एक किस्म का, ये भी प्रॉफिट ऑन डेट ही की किस्म है, लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से बैंक्स जो है वो मैनिपुलेट करके कर रहे होते हैं। सो अगर आपने बैंक या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस वालों से कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ली है घर खरीदने में, उसको रेनोवेट करने में, उसको एक्सटेंड करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में, तो उसके ऊपर जो आप शेयर दे रहे होगे रेंट में से, या एप्रिसिएशन दे रहे होगे कुछ एप्रिसिएशन का शेयर, वो भी आपको इजाजत है कि आप अपनी रेंटल इनकम में से निकाल लो। क्लियर मुबीन? जी सर, सर यानी कि इन दोनों पॉइंट्स में अगर किसी से भी लोन वगैरह यानी कि लिया हो घर उसके वगैरह बिल्कुल की ऐसे। कंस्ट्रक्शन या बनाने के लिए, तो कुछ हिस्सा हम दोनों को देंगे, भला वो हाँ फ्रेंड हो या फिर कोई बैंक वगैरह। हाँ, इन तो दोनों सर को। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन का वर्ड ना याद है, तो ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि हमने हाँ, लोन लिया और इतना फिर है भी तो जो आपने इंटरेस्ट दिया होगा ना उस घर को बनाने के लिए, खरीदने के लिए, या ये जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं इनमें से किसी पर्पस के लिए भी, तो जो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे होगे वो आपने लेस कर लेना है। और सर इसका ये परसेंटेज कैसे पता होगा कि इतना परसेंट? कितने परसेंट है वो आपको बताएगा। से देखो ना, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल है मिस्टर ए, ये ये घर खरीदना चाह रहा है। ये फॉर एग्जांपल हम है, ये मिस्टर ए, ठीक है। हम क्या करते हैं, मिस्टर बी कह लो, ये बैंक भी हो सकता है, मिस्टर बी कोई हमारा जानने वाला है, ये भी हो सकता है। हम मिस्टर बी के पास जाते हैं, हम कहते हैं यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे ना तुम ऐसे करो कि कुछ पैसे ना उधार दे दो ताकि मैं अपना घर बना सकूं, ठीक है।
तो वो मिस्टर बी कहता है यार मेरे से तुम पैसे लोगे, तुम अपना घर बना लोगे, मैं अपना पैसा तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे उस पर क्या फ़ायदा होगा। तो हम कहते हैं कि भाई तुम मुझे फॉर एग्जांपल दे दो 100 रुपये, इसके ऊपर मैं तुम्हें हमेशा दूंगा 7% इंटरेस्ट। ठीक है, साल का 7% दूंगा। सही है। अब मिस्टर ए ने बना लिया घर। ठीक है, ये घर बना के उसने रेंट पे दे दिया, रेंट से उसको आ रहे हैं से 15 रुपये पूरे साल का रेंट उसको मिल रहा है। ठीक है, अब जब ये रेंटल इनकम निकालेगा ना कि यार मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो इसका रेंट जो आ रहा है वो है 15 रुपये का। ठीक है, और ये 15 रुपये के रेंट के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट दे रहा है 100 के ऊपर 7%, जो कि बनता है 7 रुपये। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, इसको भी मैं लेस कर सकता हूँ इसमें से। ठीक है, 8 रुपये अब मेरी इनकम समझी जाएगी जिसके ऊपर मैं टैक्स ऑफर करूंगा। ठीक है। ठीक है मुबीन। सर 7% इंटरेस्ट देगा तो 93 उसको आएगा, और 7 इसको भी जाएगा 100। जी। सर आपने कहा ना कि 100 रुपये उसने ली है हम्म। बी से, तो 7% इंटरेस्ट है, तो 93 बनेगा, उसको इंटरेस्ट ईयरली 7% को देगा। नहीं नहीं, 7%, देखो पहले तो ये सूद का कॉन्सेप्ट समझो ना, ये क्या होता है। आप किसी से 100 रुपये लेते हो ना, तो उसके ऊपर जो 7% आप इंटरेस्ट दे रहे होते हो ना, वो 100 रुपया वहीं खड़ा रहता है। 7% एक एडिशनल अमाउंट होती है जो आपने देते रहना है जब तक आप उसको 100 रुपया वापस नहीं करोगे। ठीक है, तो ये 7 रुपया हमारा बेसिकली सूद है। 100 में से ये लेस नहीं हो रहा, ये मैं प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर रहा उसको। ठीक है, तो 93 नहीं होगा, 93 का तो लोन रह जाएगा ना, मैंने तो उससे 100 रुपये का वो लिया है, और 100 रुपये के ऊपर मैं कह रहा हूँ तुम्हें मैं 7% हर साल जो है इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो उस 7 रुपये से मेरा लोन नहीं कम होता, इसलिए तो इस्लाम में सूद मना किया गया है कि 100 रुपया तो आपने वापस करने ही करना है, लेकिन जब तक वापस नहीं करोगे 7% के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते रहोगे, कर्जा भी वहीं खड़ा रहेगा। सर वैसे यानी कि अगर जो इंस्टॉलमेंट देती है उसके साथ 7% इंटरेस्ट देना होगा टोटल वैल्यू का। हम्म। ये मैंने एक एग्जांपल रखी है, इंटरेस्ट रेट तो आजकल बहुत ऊपर गए हुए हैं। मतलब आपने जितने का कर्जा लेते हो ना, उसके ऊपर 22% आप इंटरेस्ट दे रहे होते हो हर साल, और उसको कर्जे को वापस अलग कर रहे हो। ठीक है। इसमें आप ये सही है। सेम अगर यहाँ पे मैं मिस्टर बी की जगह बात करता कि ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, HBFC है। ठीक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, उससे मैंने कर्जा लिया है, तो उसको मैंने बदले में कहा है कि मैं तुम्हें ना 100 रुपये का फॉर एग्जाम्पल जो है वो मैंने तुमसे कर्जा लिया है या कैपिटल कंट्रीब्यूट करवाया है, इसके ऊपर ना मैं तुम्हें हर दफा शेयर इन रेंट दूंगा 7 रुपये। ठीक है, अब बेसिकली ये भी 7% ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं शेयर इन रेंट दूंगा, तो वो भी मुझे इजाजत है, अगर मैं इस तरह की टर्म यूज करके ये लेस करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि शेयर इन रेंट है। या मैं ये कह दूं कि एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो होगी वो उसकी मद में मैं 7 रुपये देता रहूंगा, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही है इन सब का। सर यानी कि अब ये 15 उसने देना है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं नहीं यार, 100 में। नहीं नहीं बॉस, फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट की बात ही नहीं। देखो, एक चीज पे फोकस रखना है तुमने। ठीक है, फोकस क्या है, आप पढ़ने क्या जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो रेंट। ठीक है, आप पढ़ रहे हो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो भाई मैं जो पैसे मुझे रेंट आ रहा, मैं रेंट ले रहा हूँ ना अपने किराएदार से,
उसमें से मुझे इजाजत है कि यार तुमने अपने घर के लिए कंस्ट्रक्शन करवाई थी, उसके लिए कर्जा लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया था, तो वो अपने रेंट में से लेस कर लो। मैंने तो इस पूरे टॉपिक में बात ही नहीं की कि मैं वापस कितना कर्जा करूंगा, उसका तो सवाल ही नहीं है, वो लेना देना नहीं है एफबीआर को। एफबीआर सर कहता है। यानी कि मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि 15% मैंने किसी से रेंट लिया है, उसको मैंने अपना खरीद दिया था, तो उस पे जब मैंने जब कंस्ट्रक्ट किया था हाउस, तो मुझे जो इंटरेस्ट आया था, अब 7% इंटरेस्ट आया था, तो वो लेस कर दिया। हाँ, जो मुझे रेंट आ रहा है उसमें से मैंने लेस करना है। देखो, अपना फोकस हमने रखना है कि हम कर रहे हैं रेंटल इनकम कैलकुलेट, कि आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वैल्यू कितनी जानी है, उसकी कैलकुलेशन क्या है। तो जो मेरा इनकम आ रही है ना रेंट के अगेंस्ट, उसके उसमें से मैं लेस क्या कर सकता हूँ, ये जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ये उसमें से मैं लेस कर सकता हूँ। क्लियर मुबीन? जी। अच्छा, फिर एक और इससे मिलती जुलती टर्म है। मत बेसिकली ये जो पॉइंट ई एफ जी है ना, ये तीनों ही सूद को इजाजत दे रहे हैं कि आप अपने रेंट में से लेस करके एक किस्म का डिडक्शन, आपको इजाजत है कि आप सूद डिडक्ट कर सकते हो अपनी रेंटल इनकम में। ये जो जी पॉइंट है ये कहता है वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज, ठीक है, जहां पे प्रॉपर्टी मोर्टगेज करवा दी हो, और अदर कैपिटल चार्ज, इसको बेशक आप ना भी पढ़ो, एक ही बात है, द प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड। अच्छा, अब आप जो है ना, एक ये एग्जांपल लो कि आपको ना, आपके पास एक घर है, ठीक है, और आपने उस घर को रेंट पे चढ़ाया हो। अच्छा, रेंट पे चढ़ा रहे हो, उसमें से आपको रेंट आ रहा है, आपकी एक इनकम आ रही है। अच्छा, आपको जरूरत पड़ी मजीद पैसों की। अब वो घर से लेना देना नहीं है उन पैसों का, आपको किसी और काम के लिए पड़ी, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने बच्चों की शादी करनी है, आपने जो है ना वो पढ़ाई करनी है, किसी भी काम के लिए ना आपको मजीद पैसों की जरूरत पड़ी। अब आप क्या करते हो, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को कहते हो कि यार मुझे ना कर्जा दे दो, मैंने ना गाड़ी खरीदनी है, या मैंने से के बच्चों की शादी करनी है, उनको पढ़ाना है, किसी भी कंडीशन के लिए ना आप बैंक से कर्जा मांगते हो। बैंक आपको कहेगा कि भाई मैं आपको कर्जा दे दूं, तो मेरे पास क्या गारंटी है कि कल को आप ये कर्जा वापस करोगे। तो आप कहते हो यार मेरा एक घर है जो मैंने रेंट पे दिया हुआ है, उसको सिक्योरिटी के तौर पे आप अपने पास रख लो, मोर्टगेज कर लो, ये मेरे से कागजात पकड़ लो उसके, अगर मैं कर्जा ना दूं तो भाई ये घर तुम लोग बेच के तो पैसे ले लेना। अब आपका घर क्या हो गया, वो घर जो आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है वो हो गया मोर्टगेज। ये एक लीगल टर्म है, मोर्टगेज का मतलब क्या होता है कि एक किस्म का गिरवी रखवा दिया आपने वो, ठीक है। अब आपने ये घर घर रखवा के उनके पास, आपने इसके बदले में कर्जा ले लिया। अब कर्जे के ऊपर जो आप इंटरेस्ट दोगे ना, वो भी आपको इजाजत है कि आप अपनी रेंटल इनकम में से डिडक्ट कर सकते हो। क्लियर? जी। अब जरा मुझे ये तीनों पॉइंट्स आप अपने अल्फाज में समझाओ। मुबीन, अपने अल्फाज में ना, मुझे आसान से अल्फाज में ये तीनों पॉइंट्स समझाने हैं। चलिए एक पॉइंट भी कह रहे हैं कि अगर हम अपने किसी फ्रेंड या किसी जानने वाले से, रिश्तेदार से अपने मकान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक्सटेंड वगैरह करने के लिए जो लेते हैं, जो उसका जो हम उसको इंटरेस्ट देंगे वो भी लेस होगा। कहाँ से लेस होगा? और एफ पॉइंट में भी कुछ इस तरह का तरीका यहाँ पर बैंक वगैरह का या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है कि उन अपने जो रेंट हम लेंगे अपने, जिनको हमने मकान किराए पे दिया, और जो कुछ हिस्सा आएगा तो उनको भी देना होगा बैंक्स वगैरह। और थर्ड पे है कि अगर बेटर प्रॉपर्टी मोर्गेज, यानी कि अगर हमारे जगह वगैरह है तो जो उसको के लिए भी जो इंटरेस्ट पे करना है वो भी लेस।
आई होप कि अब ये तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा एंड पे करवा दूंगा, लेकिन एक दफ़ा मैं ये देखना चाह रहा था कि समझ आ गई। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये जो चीज़ें हम लेस कर रहे हैं, ये क्यों लेस कर रहे हैं और किस में से लेस कर रहे हैं। सर ये रेंट में से लेस इनकम फ्रॉम रेंट। हाँ, हम अपनी इनकम बता रहे हैं, मतलब हम अपनी इनकम पे टैक्स देने जा रहे हैं, और टैक्स देने से पहले हमें कानून के मुताबिक कुछ इजाज़त मिली हुई है कि ये खर्चे लेस कर सकते हो। ये बेसिकली वो खर्चे हैं जो आप अपनी रेंटल इनकम में से लेस कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल, ठीक है, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर ड्राइविंग रेंट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस अप टू लोअर ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि आपने अगर प्रॉपर्टी या अपना घर जो है वो रेंट पे दिया हुआ है, तो आपको रेंट कलेक्ट करने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप रहते हो इस्लामाबाद में और आपका एक घर है लाहौर, जो आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो हो सकता है वो रेंट लेने के लिए आपको वहाँ से बस में बैठ के लाहौर आना पड़ता हो, यहाँ से उसकी किराएदार की मिन्नत समाजिद करनी पड़ती हो, तो फिर आपको रेंट मिल जाए, ठीक है। आजकल के दौर में तो क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है रेंट, तो आजकल इस तरह के खर्चे बहुत माइनर से होते हैं, लेकिन पहले जो थे वो खर्चे इस तरह के हुआ करते थे जब लोगों को कलेक्ट करने के लिए कुछ काम करने पड़ते थे। या इनफैक्ट आपकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी कोई 40-50 प्रॉपर्टीज हैं जो सारी की सारी आपने रेंट पे दी हुई हैं, और उनका जो रेंट कलेक्ट करने के लिए आपने एक बंदा रखा हुआ है, उसको आप सैलरी दे रहे हो मंथली, तो वो खर्चे, उस खर्चे की बात हो रही है, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल होली और एक्सक्लूसिवली, मतलब सारे का सारा और एक्सक्लूसिवली, वो किसी और मकसद के लिए ना हो, सिर्फ इसी मकसद के लिए हो, फॉर ड्राइविंग रेंट, ठीक है। मतलब ये वो खर्चे की बात हो रही है जो सिर्फ इस मकसद के लिए हो कि जो आपने कलेक्शन करनी है या एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उस प्रॉपर्टी की, तो उसकी भी इजाजत है, लेकिन अप टू लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये बात समझ आती है? यानी कि जो असल में खर्चा है उससे कम या हाँ, 4% ऑफ फॉर एग्जाम्पल एक रेंट एग्जाम्पल लेंगे। लेते हैं हम, ठीक है। ये एक भाई साहब है, ठीक है, इनका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। ये मिस्टर ए जो हैं, इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, ये नीचे जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी बिल्डिंग्स हैं मिस्टर ए की। अच्छा, मिस्टर ए ने इन प्रॉपर्टीज का रेंट कलेक्ट करने के लिए, ये जो है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवान रखे हुए हैं दो, क्योंकि ये रेंट आराम से देते नहीं थे, तो इसको कलेक्ट करने के लिए और इस सारे को एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की और कलेक्शन के लिए ना, ये दो उसने बंदे रखे हुए हैं। अब मिस्टर ए जो है वो क्या करता है, इनको सैलरी देता है इससे, ठीक है। और इनका रेंट जो आ रहा है ना, वो रेंट आ रहा है 100 रुपीज इन सारी बिल्डिंग्स का, ठीक है। और इनको जो वो दे रहा है ना सैलरी, वो दे रहा है 5 रुपये दोनों को, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो खर्चा हो रहा है ना, ये 5 रुपये का, ये खर्चा हो रहा है किस लिए? होली, मतलब साढ़े 5 रुपये, पूरे के पूरे 5 रुपये, और एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी काम के लिए हो रहा है। एक तो ये सारी अमाउंट जो है ये, और ये सारी अमाउंट किस लिए हो रही है? एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस प्रोविजन को पढ़ते हुए मैं कितने पैसे लेस कर सकता हूं अपने 100 रुपये के रेंट में से। मुबीन? सर 4 रुपए। बिल्कुल सही, अब बिल्कुल सही समझे। देखो, अब मेरे एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है? 5 रुपये का, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस है 5 रुपये का, और
4% जो है वो कितना बनता है, 100 × 4% तो 4 रुपये। अब मुझे कानून कहता है कि इन दोनों में से देखो कम कौन सा है, वो कम ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो आप इतना लेस कर सकते हो। अगर इनको मैं दे रहा होता ना 3 रुपये और फिर ये 4 बनता, ये 3 बनता, तो फिर मैं ये वाला लेता, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा लोअर देखना है, ठीक है। ये वाली फिर परवीन वो समझ। मैंने कुछ पॉइंट देखे तो इसके अंदर लिखा होता है कि विच एवर इज हाईएस्ट, तो इसके अंदर जो हाई अमाउंट होगी वो चूज करते हाँ, जहाँ पे लिखा हो विच एवर इज हायर, उसमें दोनों को कंपेयर करना है। जो हायर है वो चूज करनी है, जिसमें लिखा हो लोअर तो उसमें दोनों को कंपेयर करना है। जो लो लो होगी वैल्यू उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये ना टैक्स वालों का एक तरीका है, जहाँ पे इनकम की वो बात करेंगे ना कि भाई जिसके ऊपर टैक्स लेना है उसके ऊपर वो हायर कर देंगे, और जहाँ पे खर्चा देने की बात होगी ना उस पर नॉर्मली वो लोअर कर देंगे। ये नॉर्मल एक मैं बता रहा हूँ, हो सकता है खर्चों में भी समटाइम जो है हायर की वो इजाज़त देता हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है उसमें लोअर कर देते हैं, और इनकम के टाइम पे जहाँ पे टैक्स बढ़ सकता है वहाँ पे वो हायर का वर्ड यूज़ कर देते हैं। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लीगल चार्ज पेड और पेएबल टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट। वो कहता है अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल दो चचाजाद भाई हैं, तो दोनों कहते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी विरासत में हमें मिलनी चाहिए, वो दूसरा कहता है हमें मिलनी चाहिए। अब एक का उसके ऊपर कब्जा है, फॉर एग्जांपल एक जो है वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, और वो उसको भी यही लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और उसने वो आगे रेंट पे चढ़ाई हुई है, रेंट पे चढ़ाई हुई है, और उसका अगेंस्ट वो रेंट भी ले रहा है। अब वो इस लीगल चार्ज अगर कोई पे कर रहा है डिफेंड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल को, तो वो भी सारे के सारा इजाजत है कि यार आप उसको भी रेंट में से लेस कर दो, ठीक हो गया। मतलब उस हैं। प्रॉपर्टी। सर ये जी जी। कोई हमारा जैसे प्रॉपर्टी का कोई केस हमारा लड़ रहा है, उसको जो हम पैसे देंगे वो लेस होंगे। हाँ, उसके ऊपर जो हम नॉर्मली अपने वकील को पैसे दे रहे होते हैं ना कि यार जाके ये आप उधर हेयरिंग करवाओ और ये सारा कुछ चीज़ को हैंडल करो, वो सारा खर्चा जो आप उसको डिफेंड करने के लिए अपने टाइटल को उधर लगा रहे हो ना, उसकी भी इजाज़त है कि वो इसमें से लेस कर लो, रेंट में से। जी सर। अच्छा उसके बाद, अच्छा उसके बाद जो है ना वो ये है कि जे पॉइंट कहता है वेयर देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट अनपेड रेंट इज इररिवोकेबल। यहाँ पे अनपेड, एक सेकंड। हाँ, वो कहता है वेयर देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट अनपेड रेंट, ठीक है, इज इररिवोकेबल, सॉरी इररिकवरेबल, ठीक है। Where there are reasonable grounds to believe that unpaid rent is irrecoverable and allowance equal to unpaid rent, ठीक है। अब अलाउंस की बात हो रही है, अब जरा समझना है इस लाइन को। वो कहता है कि आपने अपना घर किसी को दिया हुआ है किराए पे, और वो भाई साहब आपको जो है ना वो उसने आपको रेंट देना था पिछले 5 महीने का, और वो भाई साहब आपको रेंट नहीं दे रहे अब, ठीक है। और रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, मतलब इस बात को मानने के लिए हमारे पास जो है ना वो शवाहिद हैं रीजनेबल, या आपके पास बेसिस हैं रीजनेबल, कि आप आगे टैक्स वालों को ये समझा सको कि भाई ये जो रेंट है ना ये अब मुझे नहीं मिलना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने आपका रेंट देना है 5 महीने का, वो कहता है भाई मेरा तो कारोबार ही तबाह हो गया, मेरे पास 1 रुपया नहीं है भाई, जहाँ से निकलवा सकते हो निकलवा लो, मैं तुम्हें रेंट नहीं दूंगा। और अब आपकी तसल्ली हो गई है, आपको रीजनेबल ग्राउंड्स मिल गए हैं इस बात पे यकीन करने के कि भाई ये रेंट कभी नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो आपको टैक्स वाले इजाज़त देते हैं कि जितना रेंट आपका अनपेड है जो आपको नहीं मिलना, उतने की वैल्यू एज अलाउंस
अपने रेंट, बाकी जो रेंट आपके आ रहे हैं किसी और बिल्डिंग से आ सकता है, उसमें से आप लेस कर लो। या इवन आप रेंट ले रहे हो 10,000, ठीक है, और रेंट 10,000 12 महीनों का कितना बनता है, 1,20,000, ठीक है। अब ये रेंट रिसीव या रिसीवेबल हो सकता है, इसका मतलब ये कि टोटल मैंने अर्न कितना किया रेंट, 1,20,000। इसमें से ना मुझे जो मिला है वो मिला है आपको, ठहरो इधर नीचे कर लेते हैं। आपने अर्न कितना किया, अर्न का मतलब ये कि आपने कमाया कितना, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये बन गया 1,20,000। इसमें से आपने रिसीव कितना किया, से रिसीव आपने किया है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। 60,000 जो है वो रिसीव कर लिया, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो है ये आपका अनपेड रेंट है, मतलब ये आपको पैसे नहीं मिले। अब आपकी जो इनकम बनती है ना, अगर आपको याद हो जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि रेंटल इनकम वो होती है जो आपने रिसीव कर ली हो या अभी रिसीव करनी हो, मतलब जो आपने टोटल अर्न किया ना, ये आपकी रेंटल इनकम। तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ना था। लेकिन आप कहते हो कि यार 60,000 तो मुझे मिल गया है, बाकी का 60,000 जो है ना इरिकवरेबल है, ये अनपेड रेंट है, ये वो वापस ही नहीं कर रहा, ये मुझे वो दे ही नहीं रहा, वो छोड़ गया है, वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, अब ये मुझे रेंट नहीं मिलना। तो आप कहोगे कि भाई मैं 1,20,000 पे क्यों दूं, ये तो मेरा इरिकवरेबल रेंट है ना, तो आपको कानून इजाजत देता है कि आप इसको इसमें से लेस कर लो। सर जो बाकी 60,000 है ये उसको लेस करने में जो मिल गया है 60। नहीं नहीं, जो मिल गया उसकी तो बात ही नहीं है ना, हमें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि आपने जितना कमाया है ना रेंट 12 महीने का, वो चाहे आपको मिल गया हो या मिलने वाला हो, मतलब रिसीव्ड हो गया हो या रिसीवेबल हो, वो सारे का सारा आपकी इनकम है, आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। अब बात ये आती है, अब बात ये आती है कि मैंने तो 1,20,000 पे टैक्स देना था, ये मेरी इनकम 1,20,000 बन गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसमें से 60,000 या 50,000 या 10,000 वो रेंट है जो मुझे कभी मिलना ही नहीं है। अगर तो मुझे अगले साल मिलना होता ना, तो मैं चाहे मुझे अभी नहीं मिला, मैं फिर भी उसके ऊपर देता टैक्स, ठीक है, अक्रूवल बेसिस के ऊपर। लेकिन वो रेंट जो मुझे कभी मिलना ही नहीं है, वो बंदा ही अब इनकारी हो गया है, वो भाग गया है, वो मर गया है, वो कहीं चला गया है, वो अब मुझे रेंट रिकवर होना ही नहीं है, वो इनरिकवरेबल है। तो उसको मैं लेस कर सकता हूँ अपनी रेंटल इनकम में से, ठीक है। तो जो भी कि तुम्हें होगा वो। यार देखो, दो बातें हैं। एक है कि अभी आपको रिकवर नहीं हुआ, लेकिन वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं लेस कर सकते आप। ये उसकी बात हो रही है जो कभी रिकवर ही नहीं होगा, इनरिकवरेबल है, जो आपके पैसे बैड डेट हो गए हैं। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो अब देखो 60,000 इसकी जगह अगर इसने 70,000 इसको रिकवरेबल होता था तो 50,000 रिकवरेबल होता तो वो लेस करेंगे ना। हाँ, जो भी अमाउंट है, जो भी आपको मिलने नहीं है, मतलब जो बैड डेट हो गया ना आपके मुताबिक, वो आपको जी। इजाजत है कि अपनी इनकम में से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जी। लेकिन इसके, ये इतना आसान नहीं है, इसके साथ कुछ शराइत रखी गई, ठीक है। इस तरह अगर ये इतनी बात लिख के छोड़ दी जाती ना, तो हर बंदे ने कहना था कि भाई ये वाला रेंट भी मेरे लिए इरिकवरेबल है, मैं इसके ऊपर भी नहीं दे रहा, ये भी रेंट इरिकवरेबल है। तो कानून ने कहा कि भाई इसके लिए 3 सब पॉइंट्स हैं, सब सेक्शंस हैं, अगर उनमें तुम फॉल करते हो तो फिर इसको देख लेते हैं। पहले नंबर वो कहता है टेंडेंसी वास बोनाफाइड, मतलब आपने जिसको घर पे किराए पे दिया हुआ था घर, उसकी टेंडेंसी जो थी, टेनेंसी जो थी वो बोनाफाइड थी। बोनाफाइड ना एक लीगल टर्म है जिसका मतलब ये है कि आपका ना जो अच्छी नीयत से आपने काम किया ना, वो बोनाफाइड कहलाता है। आपने उस बंदे को रेंट पे घर दिया अच्छी नीयत के साथ, अब अच्छी नीयत को साबित कैसे करोगे आप, ठीक है। ये तो कानून देख नहीं सकता ना कि अच्छी नीयत को साबित कैसे किया जा सकता है। तो आपने उससे कोई रेंट एग्रीमेंट साइन करवाया होगा ना, तो ये आपकी अच्छी नीयत को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो
पहला पॉइंट ये कहता है कि आपने जो टेनेंट को घर दिया वो बोनाफाइड था, मतलब आपके पास प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट वगैरह होना चाहिए। मतलब आपने इस नीयत से उसको नहीं दिया कि बाद में मैं ये कह सकूँ ये भाग जाएगा, ये बंदे ही कोई डाकू चोर है, ये बाद में भाग गया था तो मैं कहूँगा मैंने तो रेंट नहीं देना। वो कहता है आपने अच्छी नीयत से साथ दिया होना चाहिए, आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। दी डिफॉल्टिंग टेनेंट, किरायादार जो है जिसने डिफॉल्ट किया है, जो आप पैसे नहीं दे रहा आपको, हैज विकेटेड द प्रॉपर्टी, उसने विकेट कर दी हो प्रॉपर्टी, वो छोड़ गया हो अब उस घर को, ठीक है। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू विकेट द प्रॉपर्टी, या आपने उसके ऊपर अब केस कर दिया हो, पुलिस वालों को कह दिया हो कि भाई इसको मेरे घर से निकालो, ये मुझे किराया नहीं दे रहा, ठीक है। एंड डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। अब इस पूरी लाइन को एक दफा आप पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये पॉइंट वन को। सर ये जो लिखा है वेकेटेड द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया मकान हाँ बगैर रेंट के। हाँ, देखो अब इसको ऊपर वाले सेक्शन के साथ मिला के जब पढ़ोगे ना तो पूरी बात ये बनती है कि आपको इजाजत है कि आप अनपेड रेंट जो इरिकवरेबल है उसको अपनी रेंटल इनकम में से लेस कर सकते हो। अगर, अब इसका वर्ड है ना अगर, अगर आपने टेंडेंसी दी हो, सॉरी टेंडेंसी कह रहा हूँ, टेनेंसी दी हो, किराए पे दिया हो, और वो किराएदार जो था उसको आपने अच्छी नीयत से किराए पे दिया हो, आपने उसका एग्रीमेंट रखा हो अपने पास, और जो डिफॉल्ट कर गया है किराएदार, आपने उससे अब घर अपना खाली करवा दिया हो, आपने कहा अच्छा भाई नहीं देता ना किराया, तू कह रहा है मैंने देने नहीं है तो मेरा घर खाली कर दे। अच्छा, अगर आपने ये घर अभी तक खाली नहीं करवाया लेकिन आपने स्टेप्स ले लिए हैं कुछ ऐसे जिसकी वजह से आप उसको मजबूर करोगे कि वो घर छोड़े, आपने पुलिस में जाके कंप्लेंट दाखिल करवा दी है, फिर भी इजाजत है। अच्छा, और इनके साथ साथ बात यह है कि आपके ऐसा ना हो कि आपने वो घर तो खाली करवा लिया, उसको अपना दूसरा घर दे दिया हो। वो कहता है उस डिफॉल्टिंग टेनेंट को कोई और आपकी प्रॉपर्टी उसके पास किराए पे ना हो, मतलब उसने कोई और प्रॉपर्टी आपकी ऑक्युपाई ना की हुई हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि, देखो इसमें अब वो आपको रोकना किस चीज से चाह रहे हैं। अच्छा, आप जो है ना जानबूझ के अपने दोस्त के साथ मिलके आप कहते हो कि यार हम ना एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हें रेंट पे दे देता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है, और रेंट भी मार्केट से थोड़ा कम दूंगा। तो वो कहता है यार मैं तो तुम्हें रेंट नहीं दे सकूंगा, उसे कह, आप कहते हो अच्छा रेंट का कुछ हम कर लेंगे, लेकिन मैं ना इस रेंट के ऊपर टैक्स नहीं देना चाहता, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, जब टैक्स देने की बारी आएगी ना मैं कहूंगा यार ये बंदे से जो मैंने रेंट लेना ना वो इरिकवरेबल है, तो ये सारे के सारा मैं लेस कर लूँ। तो कहते हैं भाई अगर ऐसी सिचुएशन आप बता रहे हो कि आपका रेंट इरिकवरेबल है, तो सबसे पहले तो आप ये जस्टिफाई करो कि आपने अच्छी नीयत के साथ उसको रेंट पे दिया है, तो कोई एग्रीमेंट होगा। अच्छा चलो है, वो एग्रीमेंट भी है। फिर वो कहते हैं कि आपने उसको फिर घर से निकालना है उस बंदे को जो आपको रेंट नहीं दे रहा। अगर नहीं निकाल पा रहे तो आपने एटलीस्ट कुछ स्टेप लेने हैं, उसकी कंप्लेन दाखिल करवानी है, कुछ ना कुछ कोर्ट में चले जाना है, कुछ ना कुछ आपने स्टेप्स लिए हो। और ऐसा भी ना हो कि आप उसको एक घर से निकाल के किसी दूसरे घर में रख लो, या उसके पास आपके 3 घर और किराए पे हो। कहता है आपने उससे पूरे का पूरा ताल्लुक खत्म करना है, तो फिर आपको इजाजत मिलेगी कि आप अनपेड रेंट को जो इरिकवरेबल है उसको आप लेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनर हैज इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग, उसने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हो और ही बिलीव्स दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, ठीक है। अब दूसरी शर्त यह है कि भाई आपको जो बंदा किराया नहीं दे रहा, आपने उसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई की हो, या आपके पास ये समझने के लिए कोई बहुत पुख्ता शवायद हो कि यार मैं लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट भी करूंगा ना तो उसका कोई फायदा कोई नहीं होना, या वो पाकिस्तान से ही फरार हो गया है, या वो मर गया है बंदा, तो अब लीगल प्रोसीडिंग का फायदा कोई नहीं है, तो ये कंडीशन भी पूरी करना जरूरी है। तीसरा है अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड टैक्स हैज नॉट बीन पेड ऑन इट। अनपेड रेंट जो है वो आपने पहले इंक्लूड करना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और उसके ऊपर जो है ना आपने टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट, उस पर टैक्स देना। अब ये देखो, हमने ये बात की थी ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो कैश बेसिस पे नहीं होती, वो अप्रूवल बेसिस के ऊपर आपने करना है, ठीक है। आपको
एक महीने का 10,000 रुपये रेंट है तो आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर आपने टैक्स दे देना है, चाहे आपको उसमें से कुछ पैसे मिले हों कुछ अभी ना मिले हों। ठीक है। तो पिछले साल के आपके 3 महीने के किराया रहता था, जो आपको मिलना था इस साल, आपने पिछले पूरे साल की इनकम के ऊपर टैक्स दे दिया। 3 महीने का किराया इस साल मिलना था जो पिछले साल से रिलेट कर रहा था, लेकिन अब वो इरिकवरेबल हो गया है। तो आप उस अमाउंट के ऊपर टैक्स दे चुके हो जो आपकी इरिकवरेबल हो गया, तो उसको इजाजत है कि आप इसमें से लेस कर दो। ठीक है। सर जी। ये पॉइंट नंबर 2 एक बार प्लीज दोबारा बताएं। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, पॉइंट नंबर 1 का समझ आ गया ना कि भाई आपने उसको अच्छी नीयत के साथ किराए पे दिया हो, आपने उससे खाली करवा लिया और उसका आपकी किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर ऑक्यूपेशन भी ना हो, मतलब वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी का किराएदार भी ना हो। पहला पॉइंट ये था। तो कहते हैं साथ साथ एक और चीज भी करनी है आपने, आपने उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करनी है। ओनर हैज, जो मालिक मकान है, हैज इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग, आपने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। आपने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और ही बिलीव दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, या आपने अभी कार्रवाई नहीं शुरू की, उसके पीछे रीजन ये है कि आपको लगता है कि ये कानूनी कार्रवाई से कुछ भी नहीं होना। ठीक है, वो यूजलेस होगी, उसका फायदा नहीं होना। एक बंदा है, वो आपका किराएदार है, उसके कोई बच्चे बुच्चे नहीं है और वो फोत हो गया, तो अब आप उससे किससे किराया लोगे? आप उसके ऊपर केस भी कर दो, उसका तो कोई वारिस ही नहीं है, तो आप कहते हो कि यार मैं इसका ना लीगल प्रोसीडिंग का कोई फायदा ही नहीं होना। ठीक है, तो ये वो बात हो रही है। क्लियर? जी सर। चलो, आज ये डिडक्शंस हमने सारी ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं, तो अपने नोट से ये सारी डिडक्शन समझ के, तो कल मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, या आपसे क्वेश्चन सर पूछूंगा। सर ये जो ये सारे स्टेप्स आपने इसको याद करने हैं या बस इनका हिसाब करना ये है? याद भी करने हैं। ये जब तक याद नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन जब आएगा तो सॉल्व नहीं कर सकोगे, तो इनको याद भी करना है, इसी तरह याद करना है जैसे ये लिखे हुए हैं। आई कैप की बुक में ये मजीद मुश्किल अल्फाज लिखे होंगे, ये तो फिर आसान लिखे हुए हैं, आई कैप की बुक में और मुश्किल होंगे, तो इनको याद करना है आपने। ये यानी कि वो एग्जाम में सीधे पॉइंट्स भी पूछ सकते हाँ, सीधे सीधे भी पूछ सकता है, वो आपको कहेगा कि जरा एक इरिकवरेबल जो है ना अनपेड रेंट है, इससे रेलेवेंट थोड़ी सी मुझे प्रोविजंस तो बताओ इनकम टैक्स की। तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने होंगे और इसी तरह लिखने होंगे। ठीक है, पहले ऊपर ये ऊपर वाली हेडिंग लिखनी होगी, जैसे मैंने दी हुई है, कि पहले आप बताओगे कि ये उस सूरत में इजाजत है जब ये हो, तो ये आपने सारे का सारा, ये जो सामने आपके स्लाइड पे आ रहा है, ये सारे का सारा आपको लिखना पड़ेगा। तो जो भी हम टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, आपने उसकी थ्योरी भी याद करनी है और उसको न्यूमेरिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी याद करना है। हैं। ओके सर। सर तो वैसे अगर कोई जो दूसरी जैसे आईकेट टैक्स की अगर कोई दूसरी कोई डिग्री कर रहा हो जैसे बैचलर्स वगैरह या एडीपी कर रहा हो फाइनेंस में, मुझे उसको भी टैक्स पढ़ाया जाता है, सेम ही टैक्स होता है उसमें या ये डिफरेंट है? एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स ऑर्गेनाइज पूरे पाकिस्तान में एक ही है। हाँ, एसीसीए वगैरह कोई कर रहे होंगे तो वो बाहर का टैक्स पढ़ रहे होंगे, वो डिफरेंट है। नहीं बट सर मैंने उसका पेपर देखा था, उसको क्वेश्चन सारे सीधे सीधे आए थे, यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखी इसकी डेफिनेशन किसका? सॉरी, किसका? बी कॉम। बीकॉम में से तो इसी में से आएगा, बीकॉम तो पाकिस्तानी डिग्री है ना, तो पाकिस्तान में एक ही इनकम टैक्स का कानून है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। नहीं यानी कि उसको इतने ऐसे केस वाले क्वेश्चन नहीं थे, उसके सीधे सीधे क्वेश्चन जो बोल वगैरह कुछ हो। यार वो बी कॉमर और चार्टर्ड अकाउंटेंट में फर्क ही यही है ना। ठीक है, उनके तो सवाल रिपीट होते हैं, हमारे सवाल भी नहीं रिपीट होते, हर दफा नया क्वेश्चन होता है, मिलता जुलता हो सकता है लेकिन 100% रिपीट नहीं हो रहा होता, रेयर चांसेस होते हैं। तो हम लोग जरा थोड़े ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, तो हम लोगों की तैयारी भी मुश्किल होती है, हमें आसान नहीं होता। बी कॉमर को आप हमारे वाला पेपर दिखा दो वो पागल हो जाएगा, और सीए वाले को बी कॉमर का पेपर दिखा दो वो खुशी से पागल हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।